जब तक जीना है तब तक सीखना है, क्योंकि अनुभव ही जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाएं। आज आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस इन्वायरमेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो फुल देखिएगा तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। साथ में ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से याद किया जाता है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ट्रिक बताएंगे। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में लिखा है प्रौद्योगिकी में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन है मशीन, विचारधारा और वह दोनों की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देख लीजिए कितना ही आसान क्वेश्चन है और आपको भी समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर सी है। आंसर क्या होगा? सी, यानी प्रौद्योगिकी में सम्मिलित किया जाता है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्निकल। टेक्निकल चीज में क्या सम्मिलित होता है? यानी विचारधारा, यानी आइडियाज कि आपके क्या क्या आइडिया हैं। उसमें मशीन सम्मिलित होती है, यानी तो आपको पता चल गया क्या होगा, यानी मशीन और विचारधारा सम्मिलित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रौद्योगिकी, केवल क्या लिखा है? केवल लिखा है प्रौद्योगिकी क्या है? स्वतः प्रभावी होता है कि बहु प्रभावी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्थैतिक धारणा होती है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रौद्योगिकी जो होता है वह स्वतः प्रभावित होता है, उसके साथ साथ बहुआयामी प्रभावित होते हैं। यानी इसका आंसर दोनों होगा, यानी इसका आंसर अ और ब दोनों होगा। यदि यहाँ पर स के जगह पे लिख देता ए एंड बी तो आपका आंसर यही हो जाता ए एंड बी, यानी अ और ब दोनों। तो इसमें तो ऐसा दिया नहीं है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा कि प्रौद्योगिकी जो होता है स्वतः प्रभावी होती है, उसके साथ साथ बहुआयामी प्रभावी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में लिखा है नवप्रवर्तन की धारणा में सबसे अधिक महत्व दिया। तो नवप्रवर्तन की धारणा में सबसे अधिक महत्व किसने दिया था? ऑप्शन ये है आपके स्क्रीन पे। पहला लिखा है शुम्पीटर ने, कि कीन्स ने, कि मार्शल ने, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि तीसरा का आंसर सी होगा। मार्शल ने नवप्रवर्तन की धारणा में सबसे अधिक महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है अर्ध विकसित देशों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रमुख समस्याएं हैं। ऑप्शन है अनुपयुक्त तकनीकी हस्तांतरण, ऊंची लागतें, स्थानीय उपक्रम के विकास में गतिरोध, उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं चौथा का आंसर डी होगा। क्या होगा? चौथा का आंसर डी होगा कि अर्ध विकासशील जो देश होते हैं उसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रमुख समस्याएं होती हैं। ऊंची लागत की भी समस्याएं हैं, उपयुक्त तकनीक हस्तांतरण, तकनीक एक स्थान से दूसरे स्थान किस तरह लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, इसकी भी समस्याएं हैं। उसके साथ साथ स्थान के भी समस्याएं हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा व्यवसाय की छवि में
तो व्यवसाय की छवि में क्या? ऑप्शन है वृद्धि है, दूसरा ऑप्शन है कमी है, तीसरा ऑप्शन क्या है? कोई प्रभाव नहीं, चौथा हस्तक्षेप। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये लिखा है कि सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा व्यवसाय की छवि में वृद्धि होगा कि कमी कि कोई प्रभाव नहीं कि हस्तक्षेप। तो मैं बता दूं 5 का आंसर, तो 5 के आंसर बी होगा, यानी कमी। बस समझ में आ रहा है ना? यानी सामाजिक जो उत्तरदायित्व होते हैं, समाज का जो उत्तरदायित्व होते हैं, उनकी जो अवधारणा व्यवसाय के छवि में उनको क्या होता है? कमी होता है। यानी जितने भी व्यवसाय लोग होते हैं बिजनेस करने का मुख्य मोटिव क्या होता है? अर्न टू प्रॉफिट, लाभ कमाना। अगर सारे व्यवसाय लोग समाज सेवा करना शुरू कर दें, ठीक है, तो वो लाभ नहीं कमा पाएंगे, इसलिए वो उनका सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या होती है? कमी होती है। आई होप अब बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीख रहे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जहां से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए कितना ही शानदार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने से विक्रय में, यानी विक्रय कौन करता है? व्यवसाय। तो अगर व्यवसाय लोग सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करना शुरू करेंगे तो उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी कि कमी होगी कि कोई प्रभाव नहीं है कि सहायक है? अब आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका भी आंसर बी होगा, यानी कमी होगी। यानी अगर कोई भी व्यावसायिक हैं, वो बिजनेस करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे। अगर वो समाज का काम करना शुरू कर देंगे तो उनका सेल क्या होगा? घट जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उनके विक्रय में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन 7 में लिखा है सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रमुख अवगुण है। सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रमुख अवगुण है। ऑप्शन है जवाबदेहिता में कमी, व्यवसाय के लिए अच्छा पर्यावरण बनाना, व्यवसाय के प्रति सार्वजनिक क्षति में सुधार की सामाजिक चेतना। क्या होगा क्वेश्चन 7 का आंसर? तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन 7 का आंसर ए होगा, जवाबदेहिता में कमी। यानी सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उसका प्रमुख अवगुण है जवाबदेहिता में कमी। यानी जो जवाब नहीं दे पाते हैं, अगर वो गलती कर देते हैं तो वो अपनी गलती किसी अदर पर्सन पर थोप देते हैं, लगा देते हैं। ये सामाजिक उत्तरदायित्व का सबसे बड़ा अवगुण है, यानी कमी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, हानि भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, भावनात्मक बाधाओं में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन है पहला श्रम प्रबंध में एकता की कमी कि लाल फीताशाही, निजी स्वार्थ की संप्रदायवाद। तो आप बताइए, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कि भावनात्मक बाधाओं में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन है श्रम प्रबंध में एकता की कमी, लाल फीताशाही, निजी स्वार्थ या संप्रदायवाद। तो आपको बता दूं इसका आंसर बी होगा, लाल फीताशाही। क्लियर? 9 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 9 में लिखा है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा बात इसमें गलत लिखा हुआ है पहले समझना बहुत जरूरी है। पहला लिखा है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व द्विगर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगर्मीय क्रिया है। दूसरा, व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की अवधारणा लाभ अर्जन अवधारणा के प्रतिकूल है। उपभोक्ता का भी व्यवसाय के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व है। लास्ट ऑप्शन है सामाजिक उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। अब इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन 9 का? तो मैं आपको बता दूं
क्वेश्चन 9 का आंसर बी होगा। क्या होगा? क्वेश्चन 9 का आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कैसे गलत है कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा लाभ अर्जन अवधारणा के प्रतिकूल है। अब अगर कोई समाज का काम करते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना तो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर कोई सोशल वर्कर हैं, कोई देश की सेवा करते हैं, कोई अपने धर्म के प्रचार करते हैं, समाज की सेवा कर, बहुत से लोग अनाथालय खोलते हैं, तो उनका मेन मकसद होता है समाज के विभिन्न वर्गों को सेवा प्रदान करना। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि जो सामाजिक काम करते हैं उन्हें लाभ अर्जन, तो उनको लाभ अर्जन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपका आंसर 9 का बी होगा। ये बात गलत है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 10 में लिखा है निम्नलिखित में कौन से CGST और SGST कर है? निम्नलिखित में कौन CGST और SGST कर है? ऑप्शन दिया है ए सर्विस टैक्स, बी में दिया है टैक्स एंड लॉटरी, उसके बाद से लिखा है सरचार्ज लग्जरी टैक्स। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले क्या लिखा है? CGST लिखा है। CGST में क्या शामिल है? तो CGST में ए यानी सर्विस टैक्स शामिल है, और क्या शामिल है? सी शामिल है। सी का मतलब क्या होता है? सरचार्ज। तो SGST ये दोनों जो बच गया बी और डी, ये दोनों क्या है? तो ये दोनों आपका है SGST। ये CGST है, और CGST में क्या शामिल है? तो CGST में सर्विस टैक्स शामिल है और सरचार्ज शामिल है। SGST में क्या शामिल है? तो SGST में टैक्स ऑन लॉटरी शामिल है और लग्जरी टैक्स शामिल है। आई होप अब बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है GST अनुपालन रेटिंग किस धारा के अंतर्गत आती है? GST रेटिंग किस धारा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन दिया है धारा 150 है, कि धारा 149 है, कि धारा 151 है, कि धारा 152 है। आप बताएं तो मैं आपको बता दूं 11 का आंसर बी होगा, धारा 149। धारा 149 के अंतर्गत GST अनुपालन रेटिंग जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए कितना ही मजेदार और कितना ही शानदार क्वेश्चन आया हुआ है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में लिखा है भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम लागू किया गया। तो कब लागू किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है जनवरी 2003 में, कि जनवरी 2007 में, कि जनवरी 2009 में, कि जनवरी 2011 में। कब शामिल किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2003 में शामिल किया गया था। हाँ, जनवरी 2003 में शामिल किया गया था। यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम जनवरी 2003 में लागू किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में लिखा है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य, पहला ऑप्शन दिया है प्रतिस्पर्धा विरोध समझौता पर रोक, दूसरा ऑप्शन है प्रभावी शक्ति के दुरुपयोग पर रोक, तीसरा दिया है संयोजनों का नियमन, चौथा दिया है ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो 13 का आंसर क्या होगा? तो 13 का आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 14 में लिखा है आयोग के आदेश के उल्लंघन पर क्या प्रावधान है? अगर किसी आयोग का उल्लंघन किया जाता है तो उसका क्या प्रावधान है? ऑप्शन दिया है प्रत्येक दिन रुपए 1 लाख तथा अधिकतम रुपए 10 करोड़। हमें लग रहा है कि हार्ट अटैक हो जाएगा। 10 करोड़
दूसरा दिया है प्रत्येक दिन रुपए 2 लाख तथा अधिकतम रुपए 20 करोड़। 20 करोड़, बाप रे बाप, 20 करोड़। सी ऑप्शन क्या दिया है, प्रत्येक दिन रुपए 50,000 तथा अधिकतम रुपए 7 करोड़। लास्ट दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं 14 का आंसर क्या होगा, तो 14 का आंसर बता दें, 14 का आंसर ए होगा। 14 का आंसर होगा प्रत्येक दिन रुपए 1 लाख तथा अधिकतम रुपए 10 करोड़। क्लियर। यदि किसी आयोग के आदेश के उल्लंघन पर प्रावधान क्या है, तो प्रावधान ये है कि प्रत्येक दिन रुपए 1 लाख तथा अधिकतम रुपए 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको बात समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि बात समझ में आपको आ रहा है। यदि कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और आपका जो भी सारा डाउट होगा हम डाउट क्लियर करने की भरपूर प्रयास करते हैं। और आपका डाउट जो भी सारे आपके सवाल है, आपके सवालों का जवाब संडे कमेंट मसाला में हम जरूर देंगे। आप अपना कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है प्रतिस्पर्धा आयोग में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन है कम से कम 1, अधिकतम 50, कम से कम 2, अधिकतम 6, कम से कम 3, अधिकतम 8, कम से कम 4, अधिकतम 10। प्रतिस्पर्धा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 15। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर बी होगा, कम से कम इतना कहाँ होता कि कम से कम 2 और अधिकतम 6 होगा। यानी प्रतिस्पर्धा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो प्रतिस्पर्धा आयोग में कम से कम 2 और अधिकतम 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है प्रोप्राइटर, राउन, प्रोबिस, गुन्नर, मिर्डल जैसे अर्थशास्त्रियों का मत है कि विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास पर क्या है? ऑप्शन है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कि अवरोधक प्रभाव पड़ता है, कि कोई प्रभाव पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर बी होगा। 16 का आंसर, हाँ 16 का आंसर बी होगा कि अवरोधक प्रभाव पड़ता है। विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास पर क्या होता है? अवरोधक प्रभाव पड़ता है किसी भी देश के लिए। यानी प्रोफेसर राउन, प्रोब्रिस, गुन्नार, मिर्डल जैसे अर्थशास्त्रियों का मत है कि विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास पर क्या असर पड़ता है? तो आर्थिक विकास पर अवरोधक प्रभाव पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है ऐसे आयात जो उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिपोषक आयात, विकासात्मक आयात, आयात, इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर क्या है? तो मैं आपको बता दूं 17 का आंसर बी होगा। इतना आसान क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या है? तो क्वेश्चन में ये लिख रहा है ऐसे आयात जो उत्पादन क्षमता का विकास करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? विकासात्मक आयात। यानी विकास होगा तो और ज्यादा आपका विकास होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यह कथन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जो मूल शिक्षा प्रभाव होते हैं वे संभवतः भौतिक पदार्थों के प्रत्यक्ष
आयात से भी कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं, किस अर्थशास्त्री का है? यानी ये कथन किस अर्थशास्त्री ने कहा है कि कहा है कि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो मूल शिक्षा प्रभाव होते हैं वे संभवतः भौतिक पदार्थों के प्रत्यक्ष आयात से भी कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। ऑप्शन है कि प्रोप्राइटर, मियर, प्रोप्राइटर अम्लदान दत्त की प्रोप्राइटर मिंट की इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताए। वैसे मैं ही आपको बता दूं इसका आंसर बता दे, चलिए ठीक है मैं बता देता, इसका आंसर ए होगा। प्रोप्राइटर मियर ने कहा था। क्या कहा था? आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। क्वेश्चन 19 में लिखा है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से विकास बिंदुओं की स्थापना होती है, ये बात सही है। प्रतिष्ठित तथा नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने विदेशी व्यापार को विकास का इंजन माना है। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनकारी प्रभाव ने अर्ध विकसित देशों के विकास में मान्यता बाधा पहुंचाती है। लास्ट ऑप्शन है विदेशी व्यापार का शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं लास्ट इसका आंसर डी होगा, यानी ये बात गलत है। विदेशी व्यापार का शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि विदेशी व्यापार से शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कि जो भी विदेश के व्यापार किसी देश में आते हैं तो शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। अगर हमारे देश में विदेशी कंपनी आ रही हैं, काम कर रही हैं, तो लोग उस कंपनी के बारे में जानेंगे, लोग उस कंपनी कहाँ का है। अगर विदेशी कंपनी जैसे आजकल जो भी सारे पार्ट है मोबाइल के सारा इंग्लिश में नाम है, हम लोग मोबाइल भी इंग्लिश में बोलते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज का विकास हो रहा है, साथ साथ उस देश का भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इसलिए ये आंसर जो है डी होगा, ये बात गलत लिखा है। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य जब जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मुद्रा ह्रास, विनिमय ह्रास, अवमूल्यन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अवमूल्य होगा। यानी देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य जब जानबूझकर कम कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवमूल्यन। जब रेट कम कर दिया जाता है जानबूझकर तो उसी क्रिया को हम लोग अवमूल्यन के नाम से जानते हैं। इसका आंसर सी होगा। 21 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मूल्य ह्रास में देश की मुद्रा में कमी आती है। मूल्य ह्रास में देश की मुद्रा में कमी आती है। ऑप्शन है आंतरिक कीमत में, कि बाह्य कीमत में, कि विनिमय मूल्य में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो 21 का आंसर ए होगा, आंतरिक कीमत में। यानी आंतरिक कीमत, यानी देश की बात है तो देश आंतरिक और विदेश बाह्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा, आंतरिक कीमत में। क्लियर? 21 तक आपको समझ में आ चुका। क्वेश्चन नंबर 22-25 तक इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट 25-25 का सेट हम लाए हुए हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 25 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली की व्यवस्था लागू की गई। कब लागू की गई? 1 मार्च 1990 में, कि 1 मार्च 1991 में, 1 मार्च 1992 में, कि इनमें से कोई नहीं। यानी भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली की व्यवस्था लागू की गई। कब की गई? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन है 1 मार्च 1990 में, 1 मार्च 1991 में, कि 1 मार्च 1992 में, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर सी होगा, 1 मार्च 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है
जब सरकार अपनी मुद्रा का मूल्य प्रचलित प्रभाव से अधिक रखती है तो उसे कहते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल किया है, ये सवाल को लॉलीपॉप सवाल बोलते हैं। ऑप्शन है अधिमूल्यन की अवमूल्यन की मुद्रास्फीति की इनमें से कोई नहीं। एकदम आसान सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर ए होगा अधिमूल्यन। अधिमूल्यन का मतलब होता है प्रीमियम, अधिक कर दिया गया होगा, आपको 12th में पढ़े होंगे एट पार एट प्रीमियम। तो अधिमूल्यन का मतलब होता है ज्यादा, यानी प्रीमियम पर। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? अधिमूल्यन। 24 क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? तो अंकटाड की स्थापना दिसंबर 1964 में हुआ था। पहले मैं आपको बता दूं, एकदम आसान क्वेश्चन है। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? तो अंकटाड की स्थापना दिसंबर 1964 में हुई थी। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अंकटाड के व्यापार एवं विकास बोर्ड में सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन है 50 है कि 55 है कि 65 है कि 70 है, क्या है? मैं आपको बता दूं 25 का आंसर 55 होगा। क्या होगा? 55, यानी इसका आंसर बी होगा। क्लियर? आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। 26वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं और ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 26 से पढ़ेंगे और इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। और जब हम आपको देखते हैं कि सबसे पहले कौन ऐसे स्टूडेंट है जो कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन है फरवरी 2000 तक अंकटाड द्वारा संपादित कुल सम्मेलनों की संख्या थी। 8 थी कि 9 थी कि 10 कि 11? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्लियर? आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि कुछ अगर आप नया सीख जाते हो तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दिए हैं। दैट्स ऑल।